Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल और आज हम वीडियो देखने वाले हैं एके टीके की वीडियो जो कि है अग्निवीर के ऊपर। अग्निवीर वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। अब आई थिंक ये मेरी लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद मैं शायद किसी का भी अग्निवीर कवर नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल टॉपिक हो चुका है। दिस गोइंग टू बी माई लास्ट वीडियो ऑन दिस अग्निवीर वाला। तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम आई डोंट पिक एनी ऑफ दिस टॉपिक। मैंने बस इसलिए पिक किया क्योंकि एके टीके का जो रिसर्च होता है बहुत ही अच्छा रिसर्च होता है। मैंने ये हमेशा नोटिस करी ही दे लिटरली डिग अप एंड डू अ वेरी गुड रिसर्च इन एनी ऑफ द यूट्यूब चैनल आई हैव सीन। तो इसलिए मैंने ये वीडियो पिक किया है। लेट्स पिक इट अप एंड लेट्स सी कि उन्होंने क्या दिखाने की कोशिश करी है अग्निवीर को। क्या ये वही चीज़ बता रहे हैं जो हमें ऑलरेडी पता है, ये एक अलग पर्सपेक्टिव डाल के दिखाएंगे क्या है। अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हो प्लीज़ फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को दबा दो ताकि जब भी मेरी वीडियो लोड हो आपको वीडियो दिख जाए। बेल दबाने का रीज़न ये होता है कि अगर मेरे पास 1 लाख सब्सक्राइबर हैं तो YouTube हर किसी को नोटिफिकेशन नहीं देता है, उसमें से 5% लोगों को ही नोटिफिकेशन देता है। ये YouTube का एल्गोरिथम होता है, ये फैक्ट है, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो अगर आप नोटिफिकेशन बेल दबा दोगे तो यू बिकम द मेंबर ऑफ दिस चैनल, ताकि आप भले 5% के अंदर भी ना हो तो आपको वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको ऊपर आ जाए। ऑलराइट, मर्जी है आपकी, आज करना चाहो, कल करना चाहो, 1 साल के बाद करना चाहो, इट्स ऑल अप टू यू। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड लेट्स सी कि आखिर क्या बात हो रही है। लेट्स स्टार्ट, 3 2 1 गो। अग्निपथ स्कीम वरदान या अभिशाप? आज पूरा देश इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढता दिख रहा है, पर इस प्रश्न का उत्तर छुपा है एक दूसरे प्रश्न में, देश या देशवासी। क्या कोई स्कीम देश के लिए अच्छी हो सकती है जिस पर देशवासी हंगामा मचाएं? अग्निपथ में आपका स्वागत है। अग्निपथ स्कीम के आते ही वो सभी लोग जो भारतीय सेना को किसी न किसी समय पर किसी न किसी तरीके से बैड लाइट में दिखाया करते थे, वो सभी के सभी आर्मी के हितैषी होते हुए दिख रहे हैं आजकल। एयर स्ट्राइक या गालवान पर सेना को झूठा बोलने वाले लोग हों। What did we really attack? Did we really kill 300 people? I don't know that. As a citizen, I'm entitled to know. या ऐसे लोग जो आर्म फोर्सेस को गालियां देते हैं, बोलते हैं कि भारतीय आर्मी महिलाओं और बच्चों पर जबरदस्ती करती है। कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा, वो भी आज भारतीय सेना के हितैषी बनकर बात कर रहे हैं। आप सबसे पहले देश की जनता को ये बताइए कि इस योजना की जरूरत क्या है। उससे पहले क्या आर्मी में लोग बाहर नहीं होते थे? दोगला आदमी प्रियंका है। गांधी ने कहा कि सरकार की ये स्कीम आर्मी को बर्बाद कर देगी, पर आर्मी चीफ का कहना है कि ये स्कीम तीनों सेनाओं के चीफ और पूर्व सीडीएस बिपिन रावत जी ने मिलकर तैयार की थी। बिल्कुल, And ये serious work पहले तीनों चीफ जनरल रावत मिलके एंड कई लोगों से इसके बारे में डिस्कशन ये आर्मी ने पर भरोसा डिजाइन करेंगे किया है। वो आपको तय करना है, पर थोड़े समय में जो कल तक किसान थे टिकट जवान बनकर आएंगे और भारत की सड़कें फिर से ठप पड़ी दिखाई देंगी। टिकट एक बिहार से नंबर का चला एक कमीना। हिंसक आंदोलन आज देश के कई राज्यों, कई शहरों तक पहुंच गया और हिंसा लगातार बढ़ती रही। कई ट्रेन, कई पब्लिक, इन लोगों को तो गोली मारना चाहिए। प्रॉपर्टी अग्नि Seriously. के हवाले कर दिए गए। सेना ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जो भी युवा इस प्रकार के प्रोटेस्ट पर उसको दिखा, जॉब नहीं उसके मिलेगी लिए आर्मी में। गेट अभी के अभी बंद कर दिए जाते हैं। उसके साथ उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा ही होगा। अगर ना जाने किसी वजह से एफआईआर इस डिसीजन के लिए उसके ऊपर लॉन्च हुआ, हैट्स ऑफ टू द आर्मी, तो नहीं आ हैट्स सकता। ऑफ। It is simple. इस पूरे प्रदर्शन के हिंसक होने के 2 बड़े कारण। आर्मी ने जज्बा दिखाया भाई, सरकार तो ढीली पड़ गई। युवाओं को व्हाट्सएप ग्रुप्स में फेक न्यूज इस स्कीम के बारे में भेजी गई, युवा उग्र हुआ और हिंसा हो गई। सरकार ने करीब 36 व्हाट्सएप ग्रुप्स को बंद करा है, कई लोगों को अरेस्ट किया गया है और कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर छापे मारे गए हैं। सेना के अध्यक्ष तक ने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का एक रोल इस पूरी हिंसा के अंदर बताया है। अभी That is उसका very true. सारा कौन था? 2 किस्म के लोग थे। एक इनमिकल एलिमेंट्स, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो चला रहे थे। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के That is very माध्यम से true. कई वीडियोस प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स के पास से मिले, जिसमें उनसे आह्वान किया जा रहा था कि आप जाओ, आग लगाओ। के विरोध में प्रदर्शन करो।
आग लगाओ, कोचिंग दंगे करो। इंस्टीट्यूट्स इस मामले में लपेटे में आए तो उनके सुर बदलते हुए दिखे। उन्होंने कहा किसी को स्कीम पूरी तरह से नहीं पता है और ना ही किसी ने बताने का प्रयास किया। स्कीम के बारे में ना पता होते हुए भी प्रदर्शन करने का आह्वान किया गया कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा। देश और देशवासियों के बीच फंसी स्कीम का भविष्य क्या होगा वो भविष्य निर्धारित करेगा, परंतु इस पर भारत का भविष्य कैसे टिका है वो जानेंगे आज द रेड फाइल्स में। अरे जल जा। 2019 सीए का विरोध प्रारंभ होता है और पूरा देश भभक उठता है, सड़कें जाम हो जाती हैं और आंदोलन समाप्त होता है 2020 में कोविड के आने के बाद। पर 2021 का प्रारंभ फिर से किसान आंदोलन से हो जाता है। किसान के लिए किए गए रिफॉर्म्स लॉन्ग ड्यू थे और सुप्रीम कोर्ट की समिति की मानी जाए तो इन लॉस से 86% किसान प्रसन्न थे, परंतु 14% की जिद में हानि हुई उन 86% की। किसान आंदोलन के साए में बीता पूरा वर्ष 2021 और भारत में आंदोलन से या पब्लिक प्रॉपर्टी के नष्ट होने के कारण 48 लाख करोड़ रुपए की हानि हुई, आर्थिक हानि हुई, जो 2022-23 के पूरे बजट यानी 40 लाख करोड़ से 8 लाख करोड़ अधिक है। इन्हीं आंदोलनों की कड़ी में अब एक नाम और जुड़ रहा है, अग्निपथ। व्हाट्सएप ग्रुप्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट से निकली ये चिंगारी अब पॉलिटिक्स का अड्डा बन चुकी है। ऐसे प्रदर्शनों के चलते कैसे आशा की जाए कि देश तरक्की करेगा, परंतु इस सब से उलट आज का सबसे बड़ा प्रश्न क्यों लाई गई ये अग्निपथ स्कीम। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक स्कीम कैसे समझ में आएगी। आज यदि दो देशों के बीच जंग होती है तो कौन सा देश जीतेगा? वो देश जिसके पास सेना में अधिक लोग हैं और आउटरेटेड हथियार, पुराने विमान हैं, या वो देश जिसके पास सेना में तो कम लोग हैं परंतु दूसरे देश के कंपैरिजन में टैंक, फाइटर विमान, मिसाइल, ड्रोन, अत्याधुनिक शस्त्र अधिक हैं? उत्तर हम दोनों को ही पता है, फिर भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत जी ने 2.5 फ्रंट वॉर की बात कही थी। एक चीन, एक पाकिस्तान और आधा भारत का आंतरिक कलह। यदि वॉर होती है तो चीन और पाकिस्तान एक साथ मिलकर लड़ें, इस प्रोबेबिलिटी को कोई भी नकार नहीं सकता। और ऐसे में क्या भारत अभी की सेना और शस्त्रों के साथ अपने देश को बचा सकता है या उसे सशक्त करने की आवश्यकता है? प्रश्न आपसे है, कमेंट में आप इसे भी लिख सकते हैं। यदि इस प्रश्न का उत्तर हाँ है और आपको लगता है कि सेना को सशक्त करने की आवश्यकता है तो अग्निपथ स्कीम से यही कार्य किया जाएगा। इस प्रकार की किसी स्कीम की रिक्वायरमेंट 1989 से थी और आज इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। ये रिफॉर्म क्यों आया? ये रिफॉर्म लॉन्ग पेंडिंग था। सबसे ऊपर वाली आप स्टेटमेंट देखिए, ये स्टेटमेंट आज की नहीं है, ये 1989 की स्टेटमेंट है। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत और सेना के कई एक्सपर्ट्स ने मिलकर इस स्कीम का गठन किया। इसको स्टडी करा गया पिछले 2 साल एंड ये सीरियस वर्क पहले तीनों चीफ जनरल रावत मिलके एंड कई लोगों से इसके बारे में डिस्कशन करी कि क्या क्या तरीके हैं, इसकी परसेंटेजेस कैसे करें। उसके अलावा हमने स्टडी करी बाहर के देशों की। और अग्निपथ योजना पर तीनों ही सेनाएं इतना बल इसलिए दे रही हैं क्योंकि भारत के पास 2 बड़ी समस्याएं हैं। एक, पूरे विश्व में भारत की आर्मी की एवरेज आयु सबसे अधिक यानी 32 वर्ष की है, जो 1989-90 में 30 वर्ष की थी, अब वो बढ़ रही है। इसका अर्थ क्या हुआ? यह एवरेज एज निरंतर बढ़ रही है और इसका कोई ना कोई समाधान निकालना अनिवार्य था। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिन आर्मी वालों को आप जवान कह रहे हैं वो 32 वर्षीय हैं, जो कि सपोजिटली 25-26 वर्ष के होने चाहिए। इसके अलावा एक और पहलू है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वो है बजट का। उसके बारे में आगे देखते हैं। भारत एक डेवलपिंग नेशन है और उसके पड़ोसी चीन और पाकिस्तान है।
अत्याधुनिक हथियारों से लैस चीन की आर्मी पाकिस्तान के साथ मिलकर बहुत बड़ी फोर्स बन सकती है। भारत, जिसका डिफेंस बजट मात्र 5.25 लाख करोड़ या 70 बिलियन यूएसडी का है, वहीं चीन का डिफेंस बजट भारत से 3 गुना अधिक 200 बिलियन यूएसडी का है। पिछले वर्ष चीन ने अपने वार्षिक डिफेंस बजट में 7% की बढ़ोतरी की थी। चीन के पास 3500 टैंक, 33,000 आर्मर्ड व्हीकल, 3800 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 3600 टोड आर्टिलरी और 2650 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। वहीं भारत के पास 4,292 टैंक्स, 8,686 आर्मर्ड व्हीकल, 235 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 4,060 टोड आर्टिलरी और 266 रॉकेट प्रोजेक्शंस हैं। चीन के पास 21,83,000 का एक्टिव आर्मी पर्सनल है, जिसे चीन के जो शासक हैं, जिन पे उन्होंने 10 लाख से नीचे लाने का वो प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा 5,10,000 का रिजर्व ट्रूप है। दूसरी ओर भारत के पास 14,44,000 एक्टिव पर्सनल है और 21 लाख रिजर्व ट्रूप है। क्या बात है। यदि दोनों को जमा कर लिया जाए तो चीन के पास 26 लाख के आसपास आर्मी मैन हैं, जो वो 15 लाख करना चाहता है, और भारत के पास 35.5 लाख। जंग से जीती जाएगी या शस्त्रों से? फैसला लेने की घड़ी आ गई थी। भारत का डिफेंस बजट 5.25 लाख करोड़ का है, जिसमें 1.2 लाख करोड़ पेंशन का व्यय है। पूरे बजट का लगभग 23% हिस्सा सैलरी और पेंशन को मिला लिया जाए तो पूरे बजट का लगभग 55.5% हिस्सा चला जाता है। कैपिटल रिक्वायरमेंट में लगभग 30% बजट का भाग चला जाता है और 15% बचता है, जिससे आपको शस्त्र खरीदने हैं और बाकी अन्य कार्य करने हैं। यदि इसे भारतीय आर्मी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। सैलरी, पेंशन देने में भारतीय आर्मी अपने बजट का, टोटल बजट का करीब 71% हिस्सा जो होती है वो व्यय कर देती है। वर्ष 2010-2011 में ये पूरे बजट का 60% यानी 60% हुआ करता था, जबकि डिफेंस बजट भी कम हुआ करता था। अब 71% है, 71% है। प्रॉब्लम निरंतर बढ़ रही है। आधुनिकीकरण जो है उसका स्कोप ही कहाँ है? चीन के टैंक से भारत का जवान कैसे लड़ेगा? प्रश्न उठता है कि भारत को ताक पर रखकर इसी प्रकार से रिक्रूटमेंट जारी रहे या समस्या का समाधान ढूंढा जाए, और यदि समस्या का समाधान ढूंढना अनिवार्य है तो क्या भारत उसके लिए तैयार है? जानेंगे आगे। देश बदला, विश्व की आर्मी बदली और आर्मी की जरूरतें बदली। भारत की आर्मी की भी जरूरतें बदली, परंतु भारत की आर्मी उन जरूरतों को पूरा करने के लिए स्टेप्स नहीं ले पाई। पॉलिटिकल विल हो या नेसेसरी स्टेप्स, दोनों ही नहीं लिए गए। भारतीय सेना ने अब क्लियर कर दिया है कि आप जितना मर्जी विरोध दर्शा लो, भर्ती केवल और केवल अग्निपथ योजना के अंतर्गत ही की जाएगी। इसके लिए ओवरनाइट सॉल्यूशन नहीं है। कमिंग टू रोल बैक ऑफ द स्कीम, नो। प्रोसेस 24 जून से प्रारंभ भी हो जाएगा। पूरा जो प्रोसेस है वो अफसर रैंक के लिए नहीं है, केवल सिपाही, नायक, सिपाही के लिए, इस लेवल के लिए है। ऑफिसर कैप्टन के लिए जो भी पहले था वही है। वो प्रोसेस ज्यों का त्यों बना रहेगा, लेकिन जवान या सिपाही की भर्ती अब इसी प्रोसेस से की जाएगी। इसमें पहले 4 साल 46,000 भर्तियां पर ईयर की जाएंगी, 5वें वर्ष में 90,000 भर्तियां की जाएंगी और छठे वर्ष में 1,25,000 भर्तियां की जाएंगी। 17.5 से 21 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें पहले वर्ष के लिए 2 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है, ताकि जो कोविड की वजह से मिस आउट कर गए थे लोग, वो इस वर्ष अप्लाई कर सके। परंतु इसमें विरोध है कि 2019 में जो फिजिकल और मेडिकल हुआ था, उन लोगों की तो भर्ती उसी अनुसार की जाए। परंतु आर्मी का कहना यह है कि कोविड में मेडिकल और फिजिकल दोनों ही कंडीशंस सभी की बदली हैं, तो प्री कोविड और पोस्ट कोविड एवेल्यूशन एक जैसा नहीं हो सकता। दोबारा टेस्ट लेना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। बात आर्मी से कॉम्प्रोमाइज की है। देखिए, आप में से अगर मैं पूछूं ना कोविड के शिकार कितने हुए हैं, तो मैं पूछना नहीं चाहता, बट आपके कई सारे हाथ उठेंगे। उस कोविड की वजह से क्या आपकी शरीर में नुकसान पहुंचा है, हमें नहीं पता। हमने 1.25 साल से तो किसी को देखा भी नहीं है मेडिकली। सो ये सब चिंताएं हमारे पास है। आफ्टर ऑल हमको आगे लेके किनको जाना है? फिट पीपल को, डिसिप्लिन पीपल को। डिसिप्लिन तो हम करवा लेंगे, बट फिट
तो अपनी अंदर की शक्ति है। इन भर्तियों के बाद 4 वर्षों तक आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा और जो भी 25% मोस्ट कॉम्पिटिटिव लोग होंगे उन्हें ही परमानेंट किया जाएगा। सबसे बड़ा प्रश्न वो जो सभी पूछ रहे हैं कि 75% का क्या होगा, तो वो 75% यानी 34,500 लोग वापस आकर सिविलियन का जीवन व्यतीत करेंगे, जैसे अभी भी आर्मी के नॉन कमीशन लोग कर रहे हैं। फर्क ये है कि अभी नॉन कमीशन वाले जो लोग आते हैं आर्मी छोड़कर, वो 38 से 40 आयु वर्ग के रिटायर होते हैं और अब 21 से 25 आयु वर्ग के रिटायर होंगे। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि 40 वर्ष के व्यक्ति को कोई भी कॉर्पोरेट हाउस या कोई भी राज्य सरकार जॉब देने से हिचकिचाती है और ये स्वाभाविक भी है। इसलिए नॉन कमीशन वाले जितने भी रिटायर्ड आर्मी के लोग आपको दिखाई देते हैं वो गार्ड की जॉब करते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, इनमें कुछ टेक्निकल स्किल्स भी होती हैं और उन्हें टेक्निकल जॉब्स भी मिलती हैं, परंतु वो दिखाई कम देते हैं। लेकिन 25 वर्षीय बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज भी अधिक होंगी क्योंकि उनके साथ उनकी एज है और इसके लिए कई राज्यों की सरकारों ने पुलिस में या इसी प्रकार के अन्य स्थानों पर जॉब्स देने की बात कही है। नॉन कमीशन वाले रिटायर्ड लोगों और अग्निवीरों में दूसरा फर्क क्या होगा? दूसरा फर्क ये होगा कि अग्निवीर इग्नू से डिग्री कोर्स भी साथ साथ जब उनकी जॉब चल रही होगी उसी के साथ साथ कर सकते हैं। क्या बात इसका है? प्रावधान किया गया है। यानी यदि वे डिग्री भी साथ साथ करते हैं तो 21 से 25 वर्ष में उनके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, स्किल है और डिग्री है और इन्हीं तीनों के साथ साथ इनके पास डिसिप्लिन। जहां भारत में मात्र 45% ग्रेजुएट ही ऐसे हैं जो एम्प्लॉयबल हैं, यानी 55% ग्रेजुएट्स में कोई स्किल नहीं है, उन्हें किसी प्रकार की जॉब में लिया ही नहीं जा सकता। ऐसी कंडीशन में यदि आप अग्निवीर हैं, आपके पास डिग्री है और स्किल है और डिसिप्लिन भी है, तो इसके बाद आपके पास मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होंगी। नॉर्मल लोगों से आपके पास एक थोड़ा सा एज होगा और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बड़े सारे बिजनेस हाउसेस कह रहे हैं। ये एक स्किल गैप जो थी इंडस्ट्री में, ये स्किल गैप काफी तरह से इससे एड्रेस हो जाएगी। लोग जो है इस तरह हम लोग इंडस्ट्री में ढूंढ रहे हैं इस तरह के यंगस्टर्स। We can mold them into the best human resources that industry can have. तो देखिए वो जब वो खड़ा करेंगे उनकी उम्र 21 से 25 साल होगी। अब जो इंडिया में कॉलेज ग्रेजुएट होता है उसकी उम्र होती है 21 साल। तो यहाँ पे you have got somebody with 4 years experience 21 साल versus somebody with no experience 21 साल। तो on the job who is likely to be better? Technically, the industry looks at bringing these well-trained youth across the system for not only manufacturing the present set of equipment, but also the future ready like the UAVs. आर्मी के चीफ भी यही बात कह रहे हैं कि इन 75% के लिए सरकार और कॉर्पोरेट से जुड़कर प्रबंध किया जाएगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है और बस इसी बात पर विरोध है। ऐसे में देखना ये इम्पोर्टेंट होगा कि बाकी के देश इस मुद्दे पर क्या कर रहे हैं, वो आगे देखते हैं। हमें क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं लोग। वर्ष 2003 चीन ने डिसाइड किया कि अपनी 25 लाख की सेना को 10 लाख से नीचे ले आएगा। सेना में रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके उसे हाईटेक करेगा। China is deploying robotic weapons along the border with India. चीन भारत के युद्ध में चीन से रोबोट लड़े और भारत से इंसान, तो सोचिए क्षति किसकी होगी। वर्ष 2012 ब्रिटेन ने अपने सैन्य दल को 20% से घटाकर 82,000 कर दिया और अब उसे और अधिक घटाकर 10,000 करने का प्लान है। यूनाइटेड किंगडम ने 23 बिलियन पाउंड की फंडिंग की है, जिससे स्पेशलाइज्ड एरियाज जैसे कि नेशनल साइबर फोर्स, ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स और स्पेस की डेवलपमेंट की जा सके। वॉर लोगों से नहीं, टेक्नोलॉजी से लड़ी जाए। रूस ने भी अपनी सेना का विस्तार घटाया है और टेक्नोलॉजी पर भरोसा दिखाया है। यूएस ने भी अपनी सेना को काफ़ी कम किया है और कहा है कि कम सेना का अर्थ कोई ये ना समझे कि फाइटिंग कैपेबिलिटी कम हो गई है। भारत की सरकार और सेना ने भी उसी प्रकार से अपने आप को हाईटेक करने का निर्णय लिया है। जो पैसा सैलरी, पेंशन में जाता था वो ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलियंस या रिकॉनेसेंस, अनमैन्ड सिस्टम्स इन स्पेस, साइबर स्पेस कैपेबिलिटीज में
खर्चा किया जाएगा और That is very टेक्नोलॉजी genuine. होगी इसके कारण। ये वैसा ही है जैसा जब मिल में मशीनें आई थी तो भारत में फिल्में बनी थी कि अब मजदूरों का क्या होगा, और मशीनों ने प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट बाद में दोनों ही चीजें बढ़ाई थी। विश्व के ऑलमोस्ट हर ताकतवर देश ने अपनी आर्मी के साथ ऐसा करने का फैसला लिया है। भारत इस दौड़ में पीछे रहे और भारतवासियों की मांग को पूरा करे, या भारतवासियों की इस मांग को पीछे छोड़कर इस दौड़ में आगे बढ़े, ये फैसला भारतवासियों को लेना है। अग्निपथ स्कीम के लिए सेना के लिए किए गए वो रिफॉर्म्स जो 1989 से अभी तक रुके हुए थे, अभी ये हुए हैं, तो उससे कुछ परेशानी आएगी, परंतु भारत के लिए शायद यही सही है। आप हमें हमारी डॉक्यूमेंट्रीज के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। साथ ही पेट्रियन पर भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। Alright, the video has been over और वीडियो बहुत अच्छी थी एक तरीके की। अगेन जिस तरीके से ये एनिमेशन यूज़ करते हैं, ग्राफिक्स यूज़ करते हैं, जस्ट माइंड ब्लोइंग, एंड द वे दे लिटरली कम डाउन टू द पॉइंट। सारे पॉइंट्स मुझे ऑलरेडी पता थे इसके अंदर कि आर्मी ने क्या स्टेप लिया है, आर्मी ने क्या रोल बैक नहीं करेंगे, अग्निवीर से क्या फ़ायदा होने वाला है, उसके बाद क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। वो इग्नोर से ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं जिसकी वजह से उनको डिग्री प्लस एक्सपीरियंस प्लस डेडिकेशन डिसिप्लिन हर चीज़ें मिलेंगी। और कैसे ये आर्मी करके इसको बेसिकली मैन पावर से लेकर टेक्नोलॉजी पावर पे ये लोग हम कर रहे हैं। ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे सारी कंट्रीज अपने मैन पावर को कट डाउन करके टेक्नोलॉजी में पैसे इन्वेस्ट करना चाह रही है ताकि वो टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो सके। देखो ये फ्यूचर है, आप मानो या ना मानो, दिस इज़ द फ्यूचर, ये फैक्ट है। एक मशीन जब आप डिप्लॉय करोगे कहीं पे बॉर्डर पे, तो आपको उसको पेंशन नहीं देना है, आपको उसके ख़त्म होने का कोई डर नहीं है कि वो ख़त्म हो जाएगा या शहीद हो जाएगा या पेंशन देना है, मेडिकल है, अलग अलग, ये नहीं है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड जैसे समय समय के साथ बाकी कंट्री ऊपर जाएगी, हमें भी ऊपर जाना है। एंड आई थिंक द कंट्री हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब। और मुझे लगता है कि आर्मी के साथ मुझे लगता है कि जितने नेताएं हैं, जितने नेता सारे हैं, इनके भी अगर पेंशन रुक जाए या मोदी जी या करंट गवर्नमेंट ऐसा कुछ लाए कि जितने भी नेताज हैं उनके पेंशन नहीं होंगे, उनके पेंशन उनको दिए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि जब वो रिज़ाइन कर रहे हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। अगर फाइनेंशियल कंडीशन उनकी वेल है तो उनको कोई पेंशन नहीं मिलेगा, कोई मेडिकल बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। अगर उनकी कंडीशन ख़राब है, जो कि यूजुअली होती नहीं है, सारे नेताओं के पास करोड़ों अरबों रुपए होते हैं, तो अगर कंडीशन ख़राब है तो उनको पेंशन मिलेगा, ये कर सकते हैं। तो वो भी करना चाहिए ताकि एक बैलेंस बना रहे कि सरकार इस चीज़ को प्रमोट नहीं करेगी आने वाले वक्त में। तो आई होप कि वी गेट टू सी दैट सून। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।